बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अलतना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे ईरान के शहीद रहबर आला का सफ़र आखिरत, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई और उसमें लाखों बल्कि कहा जाए कि करोड़ों लोगों ने शिरकत की तो भी गलत नहीं होगा और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया। जी हाँ, और इसमें शहीद सुप्रीम लीडर की साहबजादी, बहू, दामाद और नवासी की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लाखों सोगवारों की शहीद आयतुल्ला ख़ामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला हुकूमती अहदेदारान भी इसमें शिरकत थे और 100 से ज़ायद ममालिक के वफूद थे, सिफारतकार थे, सरबराहान थे, जिन्होंने नमाज जनाजा में बाकायदा शिरकत की है। और आयतुल्ला सुबहानी ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई है। हर आंख अश्कबार थी, हर वो बच्चा रो रहा था जो कि अपने अंदर ईमान, अपने अंदर दीन की मोहब्बत महसूस करता है। तो वो अपने सुप्रीम लीडर को खोने की वजह से, उनके दुख की वजह से, उनके चले जाने की वजह से उस गम को महसूस करते हुए आंसू बहा रहा था। बिल्कुल। नमाज जनाजा में 3 बेटों ने भी शिरकत की है, जबकि जो सुप्रीम लीडर मौजूदा हैं मुश्तबा ख़ामेनी, सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो उसमें शरीक नहीं हो सके। बहरहाल तेहरान में फ़िज़ा, जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि सोगवार थी, सड़कों पर लाखों लोग जमा थे। तेहरान में आज जुलूस के बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा और शहीद आयतुल्ला ख़ामेनी को 9 जुलाई को उनके आबाई इलाके मशहद में सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। और सिक्योरिटी वजूहात के बायस ये बताया जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो उसमें शरीक नहीं हो सके नमाज जनाजा में। और आयतुल्ला ख़ामेनी 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली फ़िज़ाई हमले में, जो पहला ही हमला था, उसमें अपने खाले की हकीकी से जा मिले थे। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन थे, तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बिल्कुल। और वहाँ पर जो शहीद होने वाले बच्चे भी थे, जिनके में अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से अटैक किया गया था। जब आप ईरान लोग पहुँचे तो ईरान के एयरपोर्ट के ऊपर उनके बैग, उनके शूज़ रख के इस्तकबाल किया गया। उन बच्चों की याद में भी, उन शहीदों को भी याद रखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं। कहा कि अमेरिका चाहता तो ख़ामेनी के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमेरिका एक ही हमले में सबको ख़त्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। एक तरफ नमाज जनाजा जारी है और दूसरी तरफ इस तरह की बयानात देना जहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही होती है, तो इस तरह की धमकियां क्या मैसेज देती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। उनसे बात करते हैं। साजिद तारड़ साहब, सरबराह अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे तारड़ साहब आपको। तारड़ साहब, वैसे तो बड़े अफसोस का लम्हा है कि किसी की नमाज जनाजा करवाई जा रही है और आप वहाँ पर बयान दे रहे हैं कि अगर हम चाहें तो हम एक ही हमले में पूरा ईरानी सुप्रीम लीडर या लीडरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, पूरे ईरान को ख़त्म कर सकते हैं। और बड़े मुज़हका हेज़ और तकलीफ़ दे है ये बयान। आप नहीं समझते कि इस तरह के बयानात मज़ीद आग को हवा दे सकते हैं, मज़ीद जंग को एक्सेलेरेट कर सकते हैं? क्या समझते हैं कि ये जो बयानात डोनाल्ड ट्रंप देते आए हैं और अब का जो बयान उन्होंने दिया है, ये देना सही था, दुरुस्त वक्त था ये बात करने का? मेरे ख्याल में उन्होंने जो बयान दिया है इसको बिल्कुल सही रिसीव नहीं किया गया। इसको गलत बात थी ये। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, वो मौके की मुनासबत और नज़ाकत को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि इतनी दुनिया को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो रोएंगे इतना, हालांकि उन्हें पता है कि सुप्रीम लीडर वॉज अ पॉपुलर और ईरान का कल्चर पिछले 45 साल से वहाँ पे जिस तरीके से ईरानी कौम को तैयार किया गया है, या शहादत है या गाजी होना है। और फिर उसके बाद देखें 2 करोड़ लोगों का इकट्ठा होना, 4 जुलाई से 9 जुलाई तक इस प्रोसीड करना। और फिर दूसरी तरफ देखें तजाद इस चीज़ का है कि अभी उन्होंने अगले दिन अपनी तकरीर में कहा है कि हमने 1 हफ्ते के लिए जंग बंदी कर रखी है बिकॉज वी आर नाइस पीपल। लेकिन साथ ही उनका ये जो है उसको अच्छे तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसको वेल रिसीव नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फिर नॉर्मल एक नॉट अ टिपिकल प्रेसिडेंट, टिपिकल सियासतदान, वो जो उनके दिमाग में होता है उसी को वो आगे बयान कर देते हैं। और दूसरा, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसको इलेक्शन के लिए पास्चरिंग का नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नवंबर के अंदर है और पॉपुलैरिटी एक क्राइसिस में है इस वक्त। एक अमेरिका की नापसंद जंग,
ईरान जो था वो मेनलैंड अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं था। उन्हें कौम को बताना होगा कि हम वहां क्यों गए। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के लिए पास्चरिंग भी कर रहे हैं वो। बिल्कुल, इसको वो भी ये नाम जो दिया। दो पहलू आपने बताए ये बिल्कुल ठीक है तारड़ साहब, लेकिन एक ये चीज़ एक्सेप्टेंस भी तो है इस बात की कि वो मिस कैलकुलेट कर गए। जो उन्हें बताया गया या जो उन्हें ब्रीफ किया गया हकीकत उसके बरक्स थी। वो ये भी कह रहे हैं ना कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं ईरानी और इतनी बड़ी तादाद में जमा है। तो जो वो समझ कर ईरान पर चढ़ दौड़े, हकायक उसके बरखिलाफ थे या उससे मुख्तलिफ थे। ये एक्सेप्टेंस भी तो है एक तरह की इस बयान में। मैं एब्सोल्युटली आपसे एग्री करूंगा। बीबी नेतन्याहू ने ट्रैप किया है, अमेरिका को ट्रैप किया, इसमें कोई शक नहीं है। जायनस माइंडसेट का एक प्लान था पिछले काफी कई दहाइयों से। ये प्लान था कि अमेरिका को घसीट के मिडिल ईस्ट में लाया जाए और अमेरिकन बच्चे जो हैं वो इजराइल की जंग लड़े। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बैकफायर किया है। टोनी बिल्किन हमारे पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा है कि हमें भी पिछले 10-12 साल से इजराइल परसू करता रहा है, लेकिन वो इस ट्रैप में नहीं गए। और आज मैं ये समझता जो इस तरीके से ये जो शो केस किया गया है कि रजीम चेंज करना तो दूर की बात है, रजीम पॉपुलर है और पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल है ईरान को। 100 से ज्यादा नुमाइंदे आज इकट्ठे हैं और अमेरिका इज वाचिंग इट, प्रेसिडेंट ट्रंप इज वाचिंग। मेरे ख्याल में जो उनका जो स्टेटमेंट थी ये बौखलाहट की निशानी भी है कि द वे द ईरान इज स्टिल स्टैंडिंग एंड पॉपुलर एंड तारड़ साहब, एक चीज़ और भी है कि जो आप कह भी रहे हैं कि रिजीम चेंज तो करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन सुबकी का करना पड़ा। और आयतुल्ला खामेनी की बात की जाए तो वो ऐसे लीडर थे जो कि बड़े बुर्दबार, बड़े तहम्मुल मिजाज थे, लेकिन अब जो उन्होंने अपने मुखालिफ, अपने मद्दे मुकाबिल एक लीडर ला खड़े किए हैं खुद अमेरिका की अपनी काविशों, अपनी कोशिशों की बदौलत, वो मुज्तबा खामेनी है। और वो बड़े जज्बाती, बड़े बल्कि कहना चाहिए कि उनका दो टोक फैसला होता है। अब ज़्यादा मुश्किलात अपने लिए खड़ी कर है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तो रजीम चेंज नहीं कर पाए, अपने अहदाफ तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन नुकसान ये कि एक बड़े चैलेंजिंग बंदे को ला बिठाया, एक बड़े ही सख्त गिर बंदे को ला बिठाया मद्दे मुकाबिल के तौर पर। तो ये तो एक नुकसान ही हुआ डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को या इसराइल को। एब्सोल्युटली मैं एग्री करूंगा। आज ईरान उस रीजन उस खित्ते के अंदर एक रीजनल पावर बन चुका है। जीसीसी कंट्रीज को साथ उनके चलना होगा, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ गल्फ कंट्रीज जो है दे ऑलरेडी टॉकिंग टू द ईरान और अपने डायरेक्ट उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त ना सिर्फ ईरान एक ताकत बन के उभरा है, बल्कि पाकिस्तान को देखें। मैं सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए काबिल फख्र ये है कि 11 तारीख को डायलॉग पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान का उस खित्ते के अंदर जो रोल है, मैं समझता हूँ जंगें तो 3 ममालिक ने लड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जंग बगैर एक गोली चलाए जीती है। इसकी एक स्टोरी जो है मैं समझता हूँ कि रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन, बुनियानुल मरसूस से एक जंग से निकलकर एक पीस ब्रोकर बनना, एक पीस मेकर बनना उस रीजन के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, काबिल सताइश है। फ्यूचर में स्कूलों में, वार स्कूलों में और दूसरा फॉरेन पॉलिसी में इन चीज़ों के हवाले दिए जाएंगे, किताबें लिखी जाएंगी। बिल्कुल एक काबिल ज़िक्र अचीवमेंट है पाकिस्तान की तरफ से सिफारती सतह पे, और एक ऐसा किरदार जो कि मसालियत में जिसने बढ़ चढ़ के किरदार अदा किया पूरी दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन वो जो कोशिश थी रिजीम चेंज की, उसके तो बिल्कुल उलट हो गया तारड़ साहब। अमेरिका जो कि इजराइल के कहने पर इस जंग में कूद तो पड़ा, आज वो दोनों आपस में भी मुत्तहिद नहीं हैं। और हम देख रहे हैं कि ईरान ने जिस तरह से दावतनामे दिए, 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन आए, उन्होंने यकजहती का इजहार किया। फिर जिस तरह से इस तमाम सेरेमनी के अंदर हर डेलीगेशन के आने पर एक ख़ास आयत का इंतखाब भी किया गया, ये तो पूरा इवेंट हुआ है। इसने बजाते ख़ुद क्या मैसेज दिया और इससे क्या तब्दीली आप होते देख रहे हैं अगले एक तो 40 से 60 दिनों में, और दूसरा अमेरिका के बर्ताव में टुवर्ड्स ईरान? आज मैं समझता हूँ ईरान के हौसले बुलंद हैं। उसकी वजह यह है, ईरान को यह भी पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप सा प्रेसिडेंट ट्रंप को इन हाउस भी सपोर्ट हासिल नहीं है, कांग्रेस उनके खिलाफ है और इस वक्त जुडिशरी भी उनके खिलाफ फैसले दे रही है। तो उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप से वार की पावर भी जो है वो कांग्रेस ने उसको वापस ले लिया है। तो मेरे ख्याल में आप देख रहे हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो अपनी मर्जी की टर्म्स पर बात करता है अमेरिका से। और आज बल्कि इसको तदफीन को जो एक बहुत बड़ा शोकेस किया गया है, मैं समझता हूँ रिमार्केबल। जिस तरीके से वो, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है, पॉपुलैरिटी,
इस वक्त 20 मिलियन लोगों का इकट्ठा होना, 10 करोड़ लोग, उसमें 10 लाख लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया, फिर इराक इस को लेके जाना, और फिर वहां से इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए धमकियां आ रही हैं, रिवेंज, बदला लेने के जो नारे लग रहे हैं, पूरी दुनिया उसकी आज जो है वो गवाही दे रही है। बल्कि मैं समझता हूँ बड़े जज्बाती वहां पे वाकयात हैं। सुप्रीम लीडर खामनाई की पोती जहरा, जो सबसे छोटी थी, जो हमेशा उनके साथ खेलती थी, उनकी जब एक छोटे से, कहते हैं छोटे जनाजे बहुत भारी होते हैं, बड़ा सेंटीमेंट, बड़े जज्बाती इस वक्त बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तारड़ साहब। जो मनाजिर देख रहे हैं हम लोग भी, जो हमने मनाजिर विटनेस किए हैं, यकीनन वो बहुत तकलीफ दे मनाजिर थे। अगर हम थोड़ा सा चले जाए डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की सारी कार्रवाई और जो कुछ उन्होंने गेन किया और जो कुछ उन्होंने लूज़ किया उस पर, तो आप समझते हैं कि ईरान को अगर देखें तो ईरान में आप भी बता रहे हैं कि अभी भी नारे ये लगाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट के बदला लिया जाएगा, और इसीलिए आयतुल्लाह खamenei की शहादत के बाद भी उनकी तदफीन नहीं की गई थी, नमाज जनाजा नहीं करवाया गया था कि जब तक हम बदला नहीं ले लेते इन शहादतों का तब तक तदफीन नहीं की जाएगी। तो आप समझते हैं कि ईरान ने अपना बदला पूरा कर लिया है, या ईरान अभी भी अपना, जैसा नारे भी अभी भी लग रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से और भी कुछ बदले में हासिल करना चाहते हैं? क्या कुछ गेन किया ईरान ने और क्या कुछ लूज़ किया अमेरिका ने? देखिए, मेरी नजर में अगर देखा जाए तो आज मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था जब CNN, अमेरिकन एक चैनल है, उसको अलाउ किया गया है कि ईरान के अंदर से वो कवरेज करें, और वो मुख्तलिफ ईरानी खवातीन से आज वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो एक खातून ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये बात की। उन्होंने कहा कि इतनी तादाद में लोगों का बाहर निकल कर अपने सुप्रीम जो लीडर है उसका जनाजा पढ़ना, ये कामयाबी है। मैं इसको बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा। आज अगर देखा जाए, जिस रिजीम को तब्दील करने गए थे, ईरान के 7 टुकड़े करने गए थे, फिर उसके बाद जो प्लान बी था कि जीसीसी कंट्रीज आपस में लड़ें और फिर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो है दिखाना और करना, फिर और अमेरिकन एम्बेसडर का उसको इंडोर्स करना, वो सारे ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि आज जितनी अवाम वहां पे निकल चुकी है, फिर उसके बाद इसको कुम लेकर जाना उनके ताबूत को, फिर उसके बाद उन्हें हजरत अली के रोज़ा मुबारक पर, हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक पर ले जाना, फिर इराक में जाना और वहां के प्राइम मिनिस्टर का इस सारी तदफीन की चीज़ों में शामिल होना। और मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि 100 से ज़्यादा लोग, आज पूरी दुनिया जो है मैं समझता हूँ वो ईरान के साथ खड़ी है। और मेरे ख्याल में दिस इज द बिगेस्ट लॉस अमेरिका हैज़। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात करना चाहूँगा, ये इजराइल जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करता जा रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा नफरत ज़दा अगर शख्स है तो वो बीबी नेतन्याहू है, और अमेरिका के अंदर अब उनके खिलाफ जो है आवाजें उठ रही हैं। मेयर ममदानी का अगर देखा जाए तो 30% वोट उनको यहूदी जेनजी ने वोट दिए थे। तो मेरे ख्याल में ये एक नॉन रिकवरेबल। अगर अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आपने कहा कि नापसंदीदा शख्स नेतन्याहू है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि शायद वो मिड टर्म इलेक्शंस में अपनी साख को बरकरार रखने के लिए भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते थे और पूरे ईरान की लीडरशिप को एक साथ ही ख़त्म कर सकते थे। तो क्या इस तरह के बयानात देने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में कोई इजाफा होगा? कुछ उनका अब साख उनकी बेहतर होती हुई देख रहे हैं, वो कुछ गेन कर पाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर, या फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भी इस तरह के बयानात देने के बाद भी? देखिए, मैं 3 चीजें 4 आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले 1 हफ्ते से मैं उनकी सारी तकारीर को बड़े क्लोजली वॉच कर रहा हूं। सबसे पहले तो वो एक डिफरेंस जो है वो बताना चाहते हैं कि मेरी डील प्रेसिडेंट ओबामा की डील से बेहतर है। दूसरा, वो बार बार ये कहते हैं कि हम ईरान को एक पाई भी नहीं देंगे, गल्फ कंट्रीज उनको पैसे देंगे। तीसरी बात, वो मुसलसल बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंजमद असासों में हम उनको पैसे नहीं देंगे, हम सोयाबीन और मकई देंगे, और इसको वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो 2 दिनों से उन्होंने जो कैंपेन शुरू कर रखी है, जो 4th ऑफ जुलाई रिलेटेड, वो बार बार अमेरिकन अवाम को डराते नजर आ रहे हैं कि कम्युनिज्म आ रहा है, सोशलिस्ट लीडर आ रहे हैं। तो दर हकीकत एक फुल फ्लेज कैंपेन जारी है, लेकिन क्या अवाम इसको बाय करेंगे? ईरान, मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, ईरान अमेरिकन मेनलैंड के लिए थ्रेट नहीं था। फिर उनकी बेस मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन बिल्कुल एंटी वार थी। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब एक एंटी वार उम्मीदवार बन के उभरे थे और खुद वार में चले गए। आप देखें, 8 महीनों में 8 जंगें रोकने का दावा, फिर नोबल पीस प्राइज का दावा,
तो उसके बाद यकलख दुनिया को तीसरी आलमी जंग के करीब लेके जाना ये इक़्तिसाद है। लेकिन क्या आपको अमेरिकन लगता है आप- तार साहब कि डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं कि अवाम के सेंटिमेंट्स क्या हैं? देर आए दुरुस्त आए, हम कम से कम इतना समझ लें कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले अब इस जंग में दोबारा तेज़ी नहीं आएगी। बयानात की हद तक या हल्के फुल्के हमलों की हद तक तो ये छेड़छाड़ चलती रहेगी, और स्पॉयलर तो बहरहाल इजराइल है और वो भी कोशिश करता रहेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पॉलिसी अब तब्दील नहीं होगी, एटलीस्ट जब तक स्मूथली ये टाइम फ्रेम जिसमें मिड टर्म इलेक्शन होने हैं ये गुजर नहीं जाता। हम ये यकीन कर सकते हैं। और 11 जुलाई को जो मुज़ाकरात का अगला दौर है जो कहा जा रहा है पाकिस्तान में होगा, उसमें कितनी पेशरफ्त होते देख रहे हैं? मैं एब्सोल्युटली आपसे एग्री करूंगा। एटलीस्ट नवंबर तक तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नहीं जाएंगे। अगले दिन अल जजीरा ने इसको कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज लुकिंग मूविंग फॉरवर्ड, और दूसरा कि क्यूबा की तरफ भी बढ़ना चाहेंगे। दूसरा सितंबर जिस तरह जुलाई 11 को इस्लामाबाद में डायलॉग होगा, उसमें न्यूक्लियर हरमूज और जो उनके मुंजमद असासे हैं इनके बारे में पेशरफ्त होगी। मेरे ख्याल में देखें, इसमें जो मेरे लिए सबसे बड़ी काबिल फख्र बात यह है कि इस मुआहदे का नाम ही इस्लामाबाद अकॉर्ड है, इस्लामाबाद मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद जो मैं बिलखसूस देखता हूं कि हमारा पड़ोसी कंट्री, उसकी मोदी साहब की लेगेसी ही ये थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना, पाकिस्तान को गर्दी के साथ अटैच करना, और वो किस तरीके से मुंह के बल गिरे हैं। आज पाकिस्तान इज राइजिंग, पाकिस्तान इज शाइनिंग, और भारत कंप्लीटली इन डार्क आइसोलेशन। अच्छा, उस बयान पर क्या कहेंगे? ये दोनों ममालिक नजरियाती कज़न इजराइल और भारत आज कोने में एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं और कोई इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। अभी जब जेडी वेंस हो गए या डोनाल्ड ट्रंप ने नाराज़गी का या इजराइल की तन्हाई का जिक्र किया, तो नेतन्याहू ने कहा कि हमारे साथ भारत खड़ा हुआ है। तो इस बयान पर आप क्या कहेंगे? मैं इस बयान पे ये कहूंगा कि एक तरफ ग्रेटर इजराइल है, दूसरी तरफ अखंड भारत है, तीसरा उनका बच्चा भूल गए हैं, वो तालिबान है। तो इस वक्त अगर ट्राइका देखा जाए तो दुनिया के 3 बदतरीन पार्टनर इकट्ठे हैं एक टेबल पर, और दुनिया इनके आइडियोलॉजी को, ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत को रिजेक्ट कर चुकी है। और भारत का देखें क्या एक इनकी फिलॉसफी है। इन्हीं तालिबान को आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले वो दहशतगर्द करार देते थे, और आज उन्हीं के साथ एलाय बन के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। लेकिन उनको हर महाज पे मुंह के खाने पड़ेगी, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल, हमारी सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो पाकिस्तान के लिए डिटरमिन्ड है। पाकिस्तान इज राइजिंग, पाकिस्तान इज शाइनिंग। सुभान अल्लाह। और तारिक साहब, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, और ये उन्होंने अच्छा भी किया ये ट्राइका बनाकर के जो नज़रियाती कज़न्स हैं या फिर एक ही आइडियालॉजी को मानने वाले हैं या फिर जो कि लाइक माइंडेड, तीनों इस ट्राइका में आते हैं। दुनिया को अब समझ आ गई कि ये तीनों के नज़रियात क्या हैं, तीनों क्या चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं और दुनिया को क्या दिखा रहे थे अब तक। क्योंकि पाकिस्तान को कॉर्नर करने की ख्वाहिश तो भारत की पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इस वक्त खुद कॉर्नर हो चुका है, और कोई भी अब उसके साथ उस तरह के ताल्लुकात इस्तवार करना नहीं चाहता। गो के वो एक बड़ी इकोनॉमी रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो अब मोदी सरकार को कहीं पर भी वो जो पहले प्रोटोकॉल मिलता था वो अब उनका प्रोटोकॉल भी नहीं रहा, वो उनकी ख्वाहिशात भी उस तरह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आप समझते हैं कि इससे कुछ सबक सीख पाए होंगे नेतन्याहू, मोदी, या हमारे पड़ोस में बैठे हुए तालिबान, या फिर डोनाल्ड ट्रंप? किसी ने कोई सबक सीखा इस जंग से? जो कुछ भी अभी सिनेरियो बना उस सब से कुछ सीख पाए? सबसे पहले तो मैं मोदी साहब की बात करना चाहूंगा। मोदी साहब की टोटल पॉलिटिक्स, उनका टोटल पॉलिटिकल कैपिटल जो है सिर्फ 2 चीजों पे है। एक तो भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ मुसलसल एक कैंपेन चलाना, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ। अगर ये 2 चीजें उनसे ले ली जाए तो वो शाम को ही पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो जाएंगे, वो इससे बाज नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल पॉलिटिक्स जो है वो नफरत और इस तजाद के ऊपर मौजूद है। और मैं फिर बार बार ये कहता हूं, ये किस किस्म के ये लोग हैं कि पाकिस्तान से नफरत और मुसलमानों से, लेकिन जाके जीसीसी कंट्रीज को गले लगाना और तालिबान के साथ रिश्तेदारी बनाना। और तालिबान कौन है? जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर कराया था अफगानी भाइयों ने। लेकिन देखें इनके तरीके से तजाद है। अब दूसरी तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, मैं खुद उसका हिस्सा हूं, रिपब्लिकन पार्टी का, फार राइट है। यहां पे अगर देखा जाए इस वक्त व्हाइट हाउस और रिपब्लिकन पार्टी जो है, एक चीज जाइनस है और दूसरा एक लफ्ज, एक नया जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जाइनस क्रिश्चियन है। इस वक्त माइक हकबी को देखें, वो जाइनस क्रिश्चियन है। इस वक्त अगर हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार
पीट हेक्सेट को देखें तो वो क्रिश्चियन, वो एक ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन है। तो दर हकीकत अमेरिका के अंदर भी एक डिवीजन पाई जाती है और इन फैसलों के असरात बहरहाल हुकूमती फैसलों पर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो दानिशमंदाना फैसले लेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं तार साहब मंसूर जाफिर साहब, माहिर मशरक़ वस्ता उमूर। आपको भी वेलकम कहेंगे मंसूर साहब। ये जो गुज़श्ता रोज़ हुआ और पिछले 4-5 रोज़ से सेरेमनीज जारी हैं, आखिरी रसूमात सुप्रीम लीडर की, और 9 जुलाई को उनकी तरफीन भी होगी। ये जो तमाम इवेंट था, जिस तरह से 100 से ज़्यादा ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की, जिस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिस तरह से होस्ट किया गया, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है पूरी दुनिया को। और इससे आप अमेरिका के जो रवैया है या जो एक टुवर्ड्स ईरान के पॉलिसी है, उसमें कितनी तब्दीली अब देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी कि ईरान ने बड़ा इफेक्टिवली इस अपने गम, सोग और अंदोह को जो है वो एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस में जो है वो तब्दील किया है। ख़ासतौर पे इस मौके पे जिस नौयत के उन्होंने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ पे मुख्तलिफ वफूद के आमद के मौके पे और उनके खराज अक़ीदत के मौके पे जो मुख्तलिफ आयात मुंतखब करके बड़ा ये एक पॉलिटिकल मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि ये जदीद दौर में जो कम्युनिकेशन की दुनिया है उसमें इससे ज़्यादा मौसर सफारतकारी या मौसर राब्ताकारी जो है वो नहीं हो सकती। आपने एक ऐसा शोक का इवेंट के जिसपे आमतौर पे हाहाकारी मची होती है, उसको उन्होंने ऐसी इफेक्टिव पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया है। और ये मैं समझता हूँ ये एजाज़ अरबों के हिस्से में आया है। आपको याद होगा माजी में एक स्पोर्ट इवेंट जो कतर में होने वाला वर्ल्ड कप था, उस मौके पर भी इसी नौयत की पॉलिटिकल मैसेजिंग की गई थी और इस्लाम का जो एक मुतवाज़न और बैलेंस किस्म का जो पैगाम है बड़ा इफेक्टिवली स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर और मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के अंदर दिखाया गया था। इस पे मैं समझता हूँ ईरान हकीकी मानों में मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और जिस बड़े पैमाने पे इस इज्तिमा को और ख़ासतौर पे जितनी बड़ी तादाद में उसमें शिरकत हुई है अवाम की, और उसी हवाले से जो मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदगान की, उनको मैनेज करना भी लेकिन ईरान जैसे मुल्क के लिए कि जो एक जंग की तबाहाली और अपनी मईशत की ज़बूहाली के हाथों जो है वो हकीकी मानों में एक आजमाइश से गुजर रहा था, उन्होंने इफेक्टिवली इसको मैनेज करके अपनी इंतज़ामी सलाहियतों का और ईरान ने अपने इस लीडर को शान शान अंदाज में उनके सफ़र आखिरत पर रवाना करके साबित कर दिया कि हकीकी मानों में वो उनके कायद थे और उनकी रुखसत पर और उनके जुदा होने पर उनके दिल गमगीन है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए जो है वो सुहाने रूह है। आज उन्हें अंदाज़ा नहीं, आज उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि ये लोग तो इतना उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो तो अपने दोस्त नेतन्याहू की फराहम करता बेबुनियाद इंटेलिजेंस और मोसाद की जाली रिपोर्टों के असीर थे और उसी बिना पे उन्होंने लेकिन मंसूर जाफर साहब, इतना बड़ा फैसला करना किसी एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट के लिए, किसी मुल्क पर धावा बोल देना और वो भी किसी अदर मुल्क के कहने पर या उसके प्रेसिडेंट के कहने पर, क्या आप समझते हैं कि ये सही तरीक़ाकार था डोनाल्ड ट्रंप साहब को? क्या ख़ुद से हक़ाइक़ नहीं जानने की ज़रूरत थी? आयतुल्लाह ख़ामेनी की मकबूलियत, उनका वहाँ पर उनके लोगों के साथ उनकी मोहब्बत, रिजीम चेंज कर देना इतना आसान था या फिर उन्होंने वेनेज़ुएला समझा हुआ था? क्या खुद हक़ाइक़ जानना ज़रूरी नहीं समझा डोनाल्ड ट्रंप ने? और यही वजह है कि फिर जो मिसकैलकुलेशन थी वो उनकी आज गले पड़ी हुई है। तो अगर वो कुछ हक़ाइक़ जान लेते या ईरान की तारीख़ के बारे में पढ़ लेते, जिस तारीख़ को वो ख़त्म करने चले थे, जिस तहज़ीब को वो ख़त्म करने चले थे, तो शायद आज जिन हालात में डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमरीका आ चुका है, उन हालात में ना होना पड़ता उसे। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तारीख या जोग्राफिया को पढ़ने के आदी हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की स्टॉक मार्केट्स उस तक महदूद है क्योंकि उन्होंने जिस सट्टेबाजी में अपनी सारी ये दौलत इकट्ठी की है उनको मालूमात सिर्फ वहीं से मैसर आती हैं और वो इन जंगों को, इन मौक़ों को भी इसी नौयत की सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक उनके बराह रास्त इंफॉर्मेशन का, तो मैं बड़ी माजरत से कहूँगा कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है अस्करी तौर पर, सियासी तौर पर, लेकिन उन्होंने जो तबाही और बर्बादी इन्हीं बेबुनियाद रिपोर्टों की रोशनी में इराक़ में फैलाई है, उसके बाद अफ़गानिस्तान में फैलाई है और आज जो है उसका शिकार है वो ईरान में बना है। तो लिहाजा क्या बात की जाए कि अमेरिका किस बुनियाद पर फैसले करता है, क्योंकि जब आपके जहन पर कोई चीज़ सवार हो जाती है और आप किसी मुल्क को तबाह करने के दरपे हो जाते हैं, तो आप देखिए कि उस पूरी सीरीज़ का इफेक्ट जो है इराक़ पर हमलों का आज भी दुनिया देख रही है। उसके बाद मिस्र को शिकार किया गया, फिर उसके बाद लीबिया को शिकार किया गया, यमन को शिकार करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर भी ऐसी ही बेबुनियाद जाली रिपोर्टों पर, अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्टों पर जनाजों को हिट किया गया, वहाँ पे जो शादियों की तकारीब थी उनको निशाना बनाया गया और वहाँ बेगुनाह लोगों को जो है वो तहक़ीक़ किया गया।
तो इस पर अमेरिका को खुद और उसके पॉलिसी साजों को खुद रिविजिट करना चाहिए कि उनकी ये जो बड़ी एक्यूरेट, जिसे वो प्रिसाइज हिट कहते हैं या प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो किस हद तक प्रिसाइज होती है और किन बुनियादों पर वो इकट्ठी की जाती है। तो इसलिए इस वक्त इस सिर्फ और सिर्फ ताकत के नशे में या अपनी फौजी कुव्वत के नशे में जो है वो इतना मस्त नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपने इक़दामात की वो मुज़मरात, वो रिपरकशंस अपने ज़हन से बिल्कुल मैप कर दें कि जो आने वाले दिनों में उन फैसलों के नतीजों में उन हमलों के बाद में आप देखिए कि अफसोस न करना पड़े। जी, आप सही कह रहे हैं। आप लास्टली तारिक साहब, आपसे 11 जुलाई को अमेरिका की तरफ से कौन शामिल होगा? इससे पहले हमने देखा कि दोहा में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और जो आमना सामना है दोनों वफूद का बराह रास्त ईरान या अमेरिका के नुमाइंदगान का, वो हो नहीं पाया। इस बार आपको लग रहा है कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी? अमेरिका की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? क्योंकि इन दोनों शख्सियात पे तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं माजी में ईरान की तरफ से। देखिए, दो चीज़ें हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो वाशिंगटन डीसी में जो इस वक्त चैटर चल रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जाएंगे, लेकिन ईरान जो है उनको सबसे ज्यादा एतमाद जो है वो जेडी वांस पर है, क्योंकि वो एंटी वॉर हैं और उनके ऊपर उन्हें ज्यादा एतमाद है। और ये दोनों जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं दोनों जूइश हैं, इनको ईरान को इनके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इनके साथ टेक्निकल टीम भी आएगी, पाकिस्तान की तरफ से भी नुमाइंदगी होगी। और यहाँ पे जो आज मैंने वाशिंगटन डीसी में नोट किया है कि फ्यूचर में किसी बड़ी पर्सनैलिटी, अब पता नहीं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से है कि उसका भी पाकिस्तान जाने का जिक्र हो रहा है इस वक्त। उसमें अब या तो जेडी वांस जाने का है या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आने वाले दिनों में पाकिस्तान सफर करने के बारे में मैं आज जो सुन रहा था कुछ अपने रिपब्लिकन दोस्तों से। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में स्टेज सज रहा है। पाकिस्तान मेरा मादरे मिल्लत, मेरा जो वतन है वो एक दफा फिर दुनिया की शायद सुर्खियों की जीनत बनेगा। हर चैनल पे पाकिस्तान का जिक्र होगा और मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फ़ख्रमंद हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल, पाकिस्तान की सफारतकारी की इस वक्त पूरी दुनिया मौतरफ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सादिश तारिक साहब मौजूद थे, मंसूर जाफ़र साहब भी मौजूद थे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात हैं जिसको एक बार फिर से पाकिस्तान होस्ट करेगा, ये खुशाइन साबित हों और दोनों फ्रीकैन को एक टेबल पर बिठाने में कामयाबी हासिल हो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है वो इस बार भी कामयाबी ज़रूर हासिल कर पाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। आप हमारे साथ। वेलकम बैक। कराची में एक बहुत ही उभरता हुआ अहम मामला, बल्कि पूरे सिंध के अंदर ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, जहां पे एक और बच्चा कराची में HIV से मुतासर हुआ है। कराची के इलाके गोलीमार के रिहायशी हैं। 9 साला बच्चा HIV की तस्दीक इसमें हुई है और मुतासरा बच्चे का मुख्तलिफ किट्स पर HIV टेस्ट मस्बत आ गया है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग और अफसोसनाक सूरत है। बिल्कुल, वालिदैन के मुताबिक बच्चे का इलाज वलीका अस्पताल पिछले साल हुआ था और अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से हमारा बच्चा HIV का शिकार हुआ है। पठान कॉलोनी में भी अब तक 110 बच्चे ऐसे हैं जिनमें HIV का पता चला है, और पठान कॉलोनी में HIV से मुतासरा बच्चों की अमवात भी 9 तक पहुंच चुकी हैं। बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत भी एड्स और हेपेटाइटिस C जैसे मुतअद्दी जो अमराज हैं उनकी रोकथाम के से मुतालिक आला सतह का इजलास भी मुनक्किद हुआ है, और इसमें मुल्क भर में बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए भी कई इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। हिदायत भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दी गई हैं, लेकिन हमेशा जब कुछ हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तब हमारी गवर्नमेंट को भी होश आती है, तब हमारे इदारे भी मुतहर्रक होते हैं। उससे पहले क्यों नहीं इन इदारों को होश आई, या यहाँ पर जो मुजरिमाना गफलत बरती गई है डॉक्टर्स की जानिब से, अताई डॉक्टरों की जानिब से, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उन बच्चों की जिनकी 9 की जान चली गई, जो 11 बच्चे अभी भी मुतासरा हैं, उनका दादरसी कौन करेगा? उनकी ज़िंदगियाँ कौन बचाएगा? क्योंकि ये ऐसा मर्ज़ है जो एक बार लाहक हो जाए तो उसके बाद आपकी जान ही जाती है। तो रबिया हमारे साथ मौजूद है। रबिया, बताइएगा कि ये एक तो किस तरह से पॉइंट आउट हुआ और क्या गफलत, किस नौयत की गफलत बरती जा रही है कि 110 से ज़ायद बच्चे, ये तो वो जो रिपोर्ट हो चुके हैं, शायद और भी खुदा न खास्ता ऐसे बच्चे होंगे जो इसका शिकार हो रहे होंगे? जी बिल्कुल, 100 से ज़ायद बच्चे जो है वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, और ज़्यादातर जो बच्चों की तादाद है वो वलीका अस्पताल से बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी अगर हिस्ट्री चेक की गई है तो उन्होंने किसी ना किसी वक्त में जो है वो वलीका से कोई ना कोई इलाज करवाया था। तो मुमकिन यही है कि वलीका अस्पताल में जो है वो इस्तेमाल शुदा जो सिरिंजेस है उनके इस्तेमाल से जो है वो बच्चों में एड्स फैल रहा है। जिसके बाद जो है वो वहाँ से मुतासरा जो बच्चे हैं उनके वालिदैन में जो है वो कोर्ट
से रुजू किया है। उनका ये कहना था कि हमारे बच्चे जो है वो इस अस्पताल से एड्स की बीमारी में जो है वो मुब्तला हो गए हैं और कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए जो है वो रिपोर्ट जो है वो तलब की है। अब देखना यह है कि जब रिपोर्ट मुरतब की जाती है तो जाहिर सी बात है उसके हवाले से अस्पताल में जो है वो तहकीकात भी होंगी। जो सिरिंजेस का इस्तेमाल है या दीगर चीज़ों का इस्तेमाल है, उसी चीज़ें देखने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो भी वाज़ेह होगा कि आया वलीका अस्पताल से ही चीज़ें जो है वो बच्चे उससे मुतासर हुए हैं या वजूहात जो है वो कुछ और हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि हम देख रहे हैं कि हैदराबाद समेत जो है वो जामशोरो और दीगर जो सिंध के इलाके हैं। जी ठीक है। अच्छा रबिया, ये पता कैसे चलेगा अब क्या कोई इसके लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं, स्क्रीनिंग की जाएगी और डाटा मुरतब किया जाएगा कि वलीका अस्पताल से ही ये तमाम बच्चे जो एड्स से मुतासर हुए हैं वो सारे बच्चे वहीं पर ज़ेरे इलाज थे, उनको वहीं से इंजेक्शंस लगाए गए? इसके लिए क्या कोई कमेटी तश्कील दी गई है जो कि बाकायदा तौर पर रिपोर्ट मुरतब कर सके, डाटा इकट्ठा कर सके? नहीं जी, बिल्कुल कोई कमेटी किसी किस्म की कोई तश्कील अभी तक नहीं दी है। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए हैं कि सेक्रेटरी जो सेहत सिंध है वो जो है वो अदालत में जो है वो रिपोर्ट जमा करवाएं, जिसके बाद जो है वो महकमा सेहत सिंध ही जो है इस हवाले से अपनी तहकीकात करेगा। लेकिन किसी किस्म की कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई है। ये सिर्फ कराची के एक अस्पताल का मामला नहीं है। इससे कबल हमने देखा कि खैरपुर के अस्पतालों समेत जो है वो हैदराबाद में भी एक बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की बताई जा रही है कि जो कि रिपोर्ट हुई है एड्स के हवाले। तो सिंध के मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जहाँ ये गफलत जो है यकीनन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये गफलत है और मुजरिमाना गफलत है। वज़ीर आज़म ने नोटिस भी लिया है, लेकिन अभी तक क्या कोई संजीदगी दिखाई दे रही है? जिस नौयत का ये बड़ा इशू है, जिस तरह के मोहलिक मर्ज़ में बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, जिनकी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, पूरा पूरा मुस्तकबिल दाव पे लगाया जा रहा है, हुकूमती सतह पे सिंध गवर्नमेंट इसको कितना संजीदा ले रही है? बिल्कुल संजीदगी ऐसा नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो छोटी डिस्पेंसरी या जो डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं अपने निजी क्लिनिक्स में, वहाँ ज़्यादातर ऐसा होता है कि सिरिंजेस के इस्तेमाल के बाद जो है वो इन्हें जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ज़ाया नहीं किया जाता। अब वहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सिरिंजेस को दोबारा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है या उन्हें हल्का सा धो के और जो है वो रीयूज जो है वो किया जाता है। लेकिन हमें कोई ऐसा कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा कि आया महकमा सेहत सिंध की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हो या चेकिंग की जा रही हो कि कहीं जो है वो डिस्पोजेबल सिरिंज को जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़ाया किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अभी भी बेशतर ऐसी छोटी डिस्पेंसरीज या क्लिनिक्स मौजूद हैं जहाँ जो है वो सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में एड्स का फैलना तो लग ऐसा ही रहा है कि शहर के मुख्तलिफ अफराद में जो है वो एड्स का मर्ज मौजूद है, जिनको इंजेक्शन लगने के बाद अगर उनका लगा हुआ इंजेक्शन किसी और बच्चे को या किसी में लगाया तो वो भी इसका शिकार हो जाएगा। अच्छा, ये वलीका अस्पताल, एक तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जहाँ से ये गढ़ है, जहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये मुतादी मर्ज, इसका मालिक कौन है, ये किसके ज़ेर असर चल रहा है? और अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया, कोई एक्सप्लेनेशन सामने आई कि आखिर ये मामला वहाँ पे हुआ कैसे उनकी सरपरस्ती में? जी बिल्कुल, अस्पताल इंतज़ामिया अभी तक जो है वो एक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ देने से जो है वो इनकारी है। और जो है वो उनका कहना है कि तमाम तर जो सिरिंजेस हैं, जाहिर सी बात है जहाँ भी किसी भी अस्पताल से अगर एड्स फैल रहा है तो वो यही कहते हैं कि नहीं हमारी तमाम तर सिरिंजेस जो है वो सही है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि मुख्तलिफ दराइक और लोगों का ख्याल ये है कि जो मार्केट में एक बहुत मामूली सी पैकिंग में सिरिंजेस दस्तयाब हैं, उसमें भी ये खदशा है कि वो इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस को जो है वो एक लोकल लेवल पे जो है वो पैक किया जाता है। और जब आप किसी मेडिकल स्टोर से भी इवन या लोकल मेडिकल स्टोर से आप कोई सिरिंज खरीदते हैं तो उसमें भी खदशा है कि वो इस्तेमाल शुदा जो है वो सिरिंज हो। तो कोशिश जो है वो आवाम को भी यही करनी चाहिए कि जब सिरिंजेस का जो भी इस्तेमाल करें, एक तो खास तौर पे जब अगर आपको खुद भी कोई इंजेक्शन लग रहा है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको लगने वाला इंजेक्शन आपके सामने जो है वो उसे ज़ाया किया जाए, उसकी जो निडल है उसको तोड़ा जाए। तो ये एक हमें आवाम को जो है वो खुद भी देखने की जरूरत है, क्योंकि हुकूमती सतह पे हमें किसी किस्म के इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप खुद को सिरिंज लगवाने के लिए या ड्रिप लगवाने के लिए निडल यूज करते हैं तो कोशिश करें कि जो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनकी चीजें जो है वो ली जाए, क्योंकि इन्हें जो है वो एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा है। तो खुद भी पेशेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि वो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें इस्तेमाल ना उन पर हो पाएँ। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल गफूर सेक्रेटरी जनरल हैं PMA, उनसे जानते हैं
हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू शो कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब, ये जो मामला वलीका हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि यहाँ से सिरिंजें इस तरह की बच्चों के ऊपर इस्तेमाल की गई हैं, यहाँ से एड्स जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, फैला है, अभी तक ना तो उस हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई की जा रही है, क्या इस बारे में ख़त्मी तौर पे कहा जा सकता है कि उस हॉस्पिटल से ही ये एड्स फैला है? और फिर दूसरा, अभी तक कार्रवाई गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई नहीं की जा रही, हेल्थ सेक्टर की जानिब से भी नहीं की जा रही कि उस हॉस्पिटल को एटलीस्ट तब तक सील रखा जाए जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, और ना ही उन बच्चों का डाटा मुरतब किया जा रहा है कि आखिर उन्हें एड्स लगा कहाँ से, कहाँ वो ज़ेरे इलाज रहे, कहाँ पर वो क्लिनिकली अपनी चेकअप के लिए जाते रहे। क्या कहेंगे इस पे? जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपने आज जो किया, और इतने सारे जो सवाल की भरमार है, मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि जो आप गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो गवर्नमेंट का है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आ गई है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है इंक्वायरी का, तो अब ये सब जुडिस जो ना हो गया, उस पर इंक्वायरी होकर जब पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सिरिंजेस उन्होंने यूज की या बाहर से पेशेंट आया, तो ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। इंक्वायरी इतनी स्लो स्पीड में चल रही है क्योंकि ये मामला कोई 2 महीने पुराना है, जब पहला केस आया, दूसरा केस आया, और फिर अब तो 100 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, और अभी तक इतना डिले का शिकार। इंक्वायरी तो दूर की बात है, उस हॉस्पिटल पर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकी या उस हॉस्पिटल को कटहरे में नहीं लाया जा सका। मेरे ख्याल में ये केस बहुत पुराना है, अक्टूबर 2025 से जो है ये इशू चल रहे हैं, लेकिन अभी सिंध हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले ही जो ऑर्डर किया है, तो अब हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि जो कमेटी बनी है वो क्या रिपोर्ट देती है। ये पुराने किस्से तो आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने हैं कि वो उसका कोई फायदा नहीं था। जो कमेटियां बनी थी वो खेल रहे थे कि वो कहते हैं ना, कमेटी बना के सिर्फ जस्ट लाइक सिटिंग ऑन अ कमोड, वो कमेटी बना के इस तरह छोड़ देते हैं। असल में बात यह है कि सोर्सेज सिर्फ सिरिंज का नहीं है, सोर्सेज और भी बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट को एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जो लेबॉर्ट्रीज हैं उन पर चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा जो क्लिनिक्स हैं जो क्वेक चला रहे हैं गली मोहल्ले में, बहुत सारे बैठे हुए हज़ारों लाखों के तादाद में, एस्टिमेटेड है कि 6 लाख से भी ऊपर जो है ना वो क्वेक्स हैं पाकिस्तान में। इसी तरह से आपका जो बार यूज करता है बेचारा, एक चरपाई रख के बैठा होता है रोड साइड पे या एक कुर्सी रख के बैठा होता है। बिल्कुल मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चे जवान सभी इस मुल्क मर्ज का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो गैर संजीदगी का असर नज़र आता है डॉक्टर साहब, उस पर क्या कहेंगे? हुकूमत सिंध की तरफ से, वज़ारत सेहत की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस भी हो रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे ना कि इनका खात्मा मुकम्मल तौर पर हो सके। देखिए, आपने जो बात गैर संजीदगी की है, इसमें तो 200% मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, इसलिए कि यहाँ पे सिस्टम ही इस तरह से चल रहा है। जो चीज़ जब भी उनको पसंद आती है तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, रातों रात तब्दील कर देते हैं। आप अभी का देख लें कि एक ही दिन में एक ही जो कलम के नोक से जो है सारा सिस्टम जो है किसी प्राइवेट इदारे को दे दिया रातों रात, और सबके सब डॉक्टर भी फारे, फलां भी फारे। और जब ये बिल्कुल सही, जब हुकूमतें संजीदा होती हैं तो फिर रातों रात एक्शन भी होता है, लेकिन संजीदगी का आलम यह है कि आवाम के बच्चों की जाने जा रही हैं, इसलिए हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल गफूर शौरू साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल PM में। और अगर एक एक बच्चे का डाटा कलेक्ट किया जाए कि वो बच्चा पर जाता रहा है इलाज के लिए, इंजेक्शन लगवाने के लिए, किस लेबॉर्ट्री को यूज़ करता रहा है, तो शायद ये डाटा बहुत जल्द कलेक्ट किया जा सकता है और फिर उस पर एक रिपोर्ट तरतीब दी जा सकती है कि ये बच्चे कहाँ से मुतासर होते रहे हैं, और उसके बाद उस पर एक्शन भी हो सकता है। और अगर अभी भी हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए या वज़ारत सेहत ने ना लिए तो फिर ये केसेस बढ़ते चले जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन, और अभी का हमारा सेगमेंट जो कि आप जानते हैं हम हमेशा टैलेंट को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी मस्बत शनाख्त को मज़ीद मजबूत किया है, और मुल्क के जो बासलाहियत नौजवान हैं, रहनुमा दानिश सोहेल को बावकार कॉमनवेल्थ 100 यंग लीडर्स अवार्ड 2026 के लिए मुंतखब किया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, और दानिश के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी सबसे पहले तो हम उन्हें मुबारकबाद देंगे। बिल्कुल, उनको मुबारकबाद देंगे। जो उनकी समाजी खदमात हैं, नौजवानों के लिए की जाने वाली मौसर काविशें उनकी, उसका
एतराफ़ आलमी सतह पर हुआ है और ये एजाज़ मलका एलिज़ाबेथ दोम कॉमनवेल्थ ट्रस्ट की जानिब से उन नौजवान रहनुमाओं को याद दिया जाता है जो कि अपने माशरे में मस्बत किरदार अदा करते हैं, मस्बत तब्दीली लाने, इख्तिरा को फ़रोग़ देने और अवामी खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा कर रहे हों। तो दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश सुहेल थिएटर डायरेक्टर हैं। दानिश, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह से हम बात कर भी रहे हैं, कॉमनवेल्थ 100 यंग लीडर्स में आपका शामिल हो जाना आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था ये? नहीं, बिल्कुल बहुत सरप्राइजिंग है, कभी सोचा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। बट यस, यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा। इट्स सच अ बिग न्यूज़ और अगेन इसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता है। इसका ये सब उन नौजवानों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ जो अपनी कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं किसी भी लेवल पे। Obviously not everybody gets recognized, लेकिन ये अवार्ड हम सब का है, इन सब नौजवानों का है जो अपनी कम्युनिटीज में किसी न किसी लेवल पे काम कर रहे हैं। सो या यकीन नहीं हो रहा, इट्स अ बिग न्यूज़ और ज़बरदस्त। लेकिन हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दानिश आपको। और दानिश, ये जो कॉमनवेल्थ आपने जीता है, 100 यंग लीडर्स में आपका शुमार हुआ है, क्या अपना काम इसमें डिस्प्ले करना होता है? कितने मुमालिक के इसमें लोग शामिल थे, लीडर्स शामिल थे, और आपने इसमें क्या डिस्प्ले किया था जिसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिली है, आपको 100 यंगेस्ट जो लीडर्स हैं उनमें शामिल किया गया है? जी, थोड़ी सी मैं इस अवार्ड की बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो क्वीन एलिज़ाबेथ जो 100 यंग लीडर्स अवार्ड है, ये कॉमनवेल्थ की जो 56 कंट्रीज हैं उनमें से तकरीबन 100 बच्चे जो है नौजवान जो 18 से 35 साल के दरमियान हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। और बेसिकली जो मेन 5 कैटेगरीज हैं जिसमें फूड से रिलेटेड, एम्प्लॉयबिलिटी से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। सो मेरा जो काम है वो थिएटर से रिलेटेड है। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कॉल्ड द यंग चेंज मेकर्स, और यंग चेंज मेकर के प्लेटफॉर्म से हम आर्ट को, थिएटर, फिल्म मेकिंग और अदर जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनको यूज़ करते हैं एज अ टूल फॉर सोशल चेंज। मैं 9 साल का था जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। आई ट्रेवल्ड अक्रॉस पाकिस्तान और पूरी दुनिया से। इट्स बीन लाइक 22-23 ईयर्स। और इस तरह का काम है मेरा यहाँ पे यूके में भी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, वहाँ जाके ट्रेन करता हूँ और मैं बताता हूँ कि जो आर्ट की पावर है इसको हम सिर्फ इसमें कोई शक नहीं है, आर्ट के जरिए आप बहुत से सख्त मैसेजेस को बहुत ही खूबसूरती के साथ पहुंचा सकते हैं जहां पे भी अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब थिएटर की बात होती है तो वो स्टेज ड्रामों की बात हो जाती है, वो जुगते उसमें समझ में आती है। तो आम लोगों को शगफ इससे बहुत कम है। ये अवेयरनेस और लोगों को इस तरफ राग़िब करने के लिए आप क्या समझते हैं, कितनी मेहनत करनी होगी और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अरे बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि लोग समझते हैं कि ये फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसको हम एज अ टूल फॉर चेंज यूज कर सकते हैं, विच वी बीन डूइंग 22 साल से। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो एक स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म है इंटरैक्टिव थिएटर, उसको हम यूज़ करते हैं। हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं, उनके इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर हम प्लेस बनाते हैं। और जो प्लेस में काम करते हैं लोग, वो लोकल लोग होते हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, और हम उनको लेते हैं, वो अपने इश्यूज पे बात करते हैं और हम कम्युनिटीज में जाके परफॉर्म करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। सो इट इज़ एंटरटेनमेंट, हम इसको कहते हैं इंफोटेनमेंट। सो ये एंटरटेनमेंट भी है और एजुकेशन भी है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। तो ज़बरदस्त। दानिश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और जिस तरह से आपने बताया कि हम लोगों को अवेयर करने के लिए भी, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए भी उसी कम्युनिटी को यूज़ करते हुए आप इस तरह के प्लेस करते हैं डिफरेंट जगहों पर जाकर। कितने अब तक आपने सब्जेक्ट्स हैं जो कि इसमें कैटर किए हैं? कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पब्लिकली बात करना भी जिन पर एक टैबू समझा जाता है और आपने उन पर बात की है या उनको उजागर किया, उन मसाइल को दुनिया के सामने रखा है? कुछ हाईलाइट कर सकें अगर आप। जी बिल्कुल, तकरीबन 30 से ज़्यादा इश्यूज हैं जिस पे मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चाइल्ड लेबर जैसे केसेस हैं, जैसे भट्टा मजदूरी है। हम सिंध के जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ जाके हम उनकी कम्युनिटीज़ के साथ काम कर चुके हैं। सेक्सुअल हेल्थ पे बात होती है, वुमेन हेल्थ पे बात होती है। ये बहुत सारे एरियाज़ में स्टिल टैबू है। और जैसा आपने भी कहा कि
आर्ट के थ्रू बड़े टफ इश्यूज हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और उनको बड़े सॉफ्टली दुनिया के सामने लेके जाया जा सकता है और उस पर बात की जा सकती है। सो अर्ली एज फोर्स्ड मैरिजेस हैं, उन पे हमने बात की है और बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स हैं। सो थिएटर की जो पावर है, अगेन कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। जो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें चीज़ पसंद है वो ये है कि आप रियल टाइम में लोगों का रिएक्शन देख सकते हैं। लोग बिल्कुल आप सही, स्टेज और से लोग जो उसी वक्त ऑडियंस है उनको आपको- स्टेज पे बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी वक्त आपको बता देते हैं कि उन्हें ये पसंद आया या नहीं। थिएटर की दुनिया जो है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह जुनेद भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ थिएटर को मतलब उतना अच्छा नहीं समझा जाता है जिस तरह आप थिएटर को यूज़ कर रहे हैं। एक कॉज को आपने एड्रेस किया हुआ है, यहाँ पे एक मैसेज लेकर जाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, पाकिस्तान के अंदर भी। आप समझते हैं कि हमारी जो थिएटर इंडस्ट्री है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उस पर काम होने की ज़रूरत है ताकि फैमिलीज़ उससे कोई मैसेज ले सकें, हमारे बच्चे उससे कुछ सीख सकें। क्योंकि अब तो माएँ जो हैं वो थिएटर के सामने से भी अगर बच्चे गुजर हैं तो उनकी नज़र ना उधर पड़ जाए, ये ध्यान देती हैं। तो नहीं समझते कि पाकिस्तान में काम होने की ज़रूरत है हमारे थिएटर पर, और क्या कुछ होने की ज़रूरत है, कितने अरसे में तब्दीली आ सकती है हमारी थिएटर इंडस्ट्री पर? देखिए, काम तो बहुत होने वाला है। अगेन बहुत सारे यंग लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ। सो इट्स अ रे ऑफ होप एज वेल। उम्मीद की किरण है जो नज़र आती है कि अगेन जहाँ चेंज की बात है, ये जनरेशंस की बात है। अगेन अफसोस इसलिए होता है क्योंकि हमारी बड़ी रिच हिस्ट्री है थिएटर में, जब से पाकिस्तान बना, इवन बिफोर दैट जो ये रीजन है हमारा, इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और उसको हमने उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया, उसको हमने संभाला नहीं है। सो आई थिंक चेंज आ रहा है। इट विल टेक टाइम, एक आधी 2-3 जनरेशंस लग सकती हैं, लेकिन लोग जो इस तरफ आ रहे हैं। अगेन ये टैबू था, इसी टैबू को मिटाने के लिए मैंने सिर्फ जो कम्युनिटी में थिएटर नहीं किया, मेरा शौक भी था कि मैं इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसमें फॉर्मल एजुकेशन भी लूँगा। इसलिए मैंने यहाँ से यूके से थिएटर में मास्टर्स किया, और फिल्म जो मेरा ग्रेजुएशन है वो भी फिल्म मेकिंग में है। सो ये सारा जो आर्ट फॉर्म है, अगेन जैसे आप बात करें, मेरी अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में मुझे इनिशियली बड़ा मजाक होता था व्हेन आई यूज्ड टू डू थिएटर और फिल्म, और ये सारा कुछ अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। तो इसी टैबू को ख़त्म करने के लिए तो अभी इस रिकग्निशन के बाद 100 यंग लीडर्स में शामिल होने के बाद अब आपको संजीदा लिया जा रहा है, और सपोर्ट किस किस की आप चाहते हैं कि आपकी कॉज के लिए, आपके मकसद के लिए, थिएटर इंडस्ट्री के लिए आपके ख्याल में वो कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ जुड़ जाएँ तो इसमें और भी बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल, ये एक बंदे का काम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, यूथ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, और दूसरी जो ग्रास रूट लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आई थिंक सबको इसमें पार्ट लेने की ज़रूरत है, सबको अपना पार्ट प्ले करने की ज़रूरत है। नौजवानों को ख़ास तौर पे आगे आने की ज़रूरत है। सो आई थिंक ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है, कलेक्टिव एफर्ट है, जिसमें सबको अपना पार्ट प्ले करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ये इतना बड़ा अवार्ड है कि इन अवार्ड से आपको बिल्कुल सीरियस लिया जाता है, और आपको लोग समझते हैं कि इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स अ सीरियस बिजनेस। बिल्कुल, और अब तो दानिश, जो आपके दोस्त अहबाब, जो फैमिली मेंबर्स इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, वो भी आप एक्नॉलेज कर रहे होंगे कि वाकई में दानिश सोहेल कोई काम कर रहा है और अपने आर्ट के थ्रू दुनिया को बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें समझा और सिखा पा रहा है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दानिश सोहेल आप, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। आप यंग 100 जो लीडर्स में आपका शुमार हो रहा है, अब हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दानिश सोहेल, थिएटर डायरेक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और सोसाइटी के सुधिए हमारे इन्हीं यंगस्टर्स को उठना होगा, उनको कोई किरदार अदा करना होगा और बीड़ा उठाना होगा इस सोसाइटी को सुधारने में, क्योंकि बड़ों से अब उम्मीद ना रखी जाए, वो बिगाड़ में काफ़ी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और हुकूमत की इसमें सपोर्ट होनी चाहिए, सोसाइटी की सपोर्ट होनी चाहिए, तभी एक माशरे में बेहतरी या उसका सुधार मुमकिन हो पाएगा। बहुत शुक्रिया जी, और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। से विदाई।
एक बार फिर से आपको नाज़रीन कहेंगे खुशामदीद और बात कर लेते हैं हमारे बच्चों की, हमारी यूथ की। वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वालिदैन और तलबा दोनों की सोच में नुमाया कमी वाक़ई हो रही है, और ये मस्बत है या नेगेटिव तब्दीली है, ये तो अभी हम इस पर बात करते हैं। लेकिन एक ज़माना था जब डॉक्टर या इंजीनियर्स बनना ही कामयाबी की बड़ी अलामत या ज़मानत समझा जाता था। अब हम देखते हैं कि बेशतर वालिदैन अपने बच्चों को इन्हीं शोबों में देखना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादा आमदनी हो। तो इस रुझान में तब्दीली की वजह क्या है? बिल्कुल जी, आप क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, मसनूई ज़हानत है, एआई है, आईटी है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल मार्केटिंग है और बहुत सारे ऐसे शोबे जिनमें पहले काम नहीं होता था या जो सिलेबस का हिस्सा नहीं होते थे। तो अब क्योंकि मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, तो जैसी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं बच्चों का रुझान भी बढ़ता है। पेरेंट्स भी अब उसी तरह से सोचने लगे हैं कि अब क्या बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाए, और भी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या जॉब्स नहीं हैं हमारे पास, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों को देना ये भी बहुत ज़रूरी है। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी यूनिवर्सिटीज़ को चला रहे हैं कि नहीं, हमारा अभी भी सिलेबस उनके मुताबिक है या नहीं, या हम उनके मुताबिक कोर्सेज पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ये सब जानने के लिए कुदसिया उमैरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आप वेलकम टू शो कहेंगे कुदसिया साहिबा आपको, और हमारी रहनुमाई कीजिएगा। हम कभी कभी बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, या हम अपने बच्चों को उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहे, स्किल्स नहीं दे पा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। एक तो कहा जाता है कि जी जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, दीगर ममालिक हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ से पूछते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके मुताबिक फिर वो बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं। डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए मार्केट में तो वो डॉक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, अगर इंजीनियर्स चाहिए तो इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा रुझान वो नहीं है। हम लोग जिसके पीछे एक लगाए, हम सारे के सारे, पूरा मोहल्ला उसके पीछे, पूरा शहर उसके पीछे लग जाता है। पहले डॉक्टर और इंजीनियर्स बना करते थे, अब IT के शोबे में आने लग गए हैं, AI के शोबे में आने लग गए हैं, डिफरेंट शोबे हैं। तो क्या रुझानात इस वजह से तब्दील हो रहे हैं कि जॉब्स नहीं हैं, या फिर वजह कुछ और भी है? आप क्या कहें? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने पहली बात कही है कि हमारी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है या यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल की नहीं है, मैं उससे कॉन्ट्राडिक्ट करूँगी। क्योंकि हमारी फॉर्चुनेटली हम लोगों की जो एजुकेशन लेवल है पाकिस्तान का, उसमें चाहे हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस की या हम बात करते हैं बाकी अदर मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग बिजनेस स्कूल्स और अदर इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान इज़ स्टैंडिंग आउट। ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की एजुकेशन लेवल इस लेवल की नहीं है, या अब हमारे यहाँ से डॉक्टर्स जितने भी बन के जा रहे हैं वो बाहर बड़ी इजीली एक्सेप्टेबल है, बल्कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस का एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है। एंड सिमिलरली अगर आप बात करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, लाइक लम्स है, लाइक LSE है, तो बच्चे यहाँ के ग्रेजुएट दे आर आउटस्टैंडिंग। और अब जो आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ कि वाई ये चीज़ एक तब्दीली सोच में आ रही है कि ट्रेंडिंग इतना ज़्यादा मेडिकल एजुकेशन अब नहीं रही, या बच्चे और भी शोबों की तरफ मुंसलिक हो रहे हैं। उसकी बहरहाल बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें जो सबसे पहली वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि पहले वाकई एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आपने इंजीनियर बनाना है, एंड दिस इज़ ऑल। यही एक ही दो फील्ड्स थी जो बिल्कुल हम लोग नैरोली फोकस करते थे। उसकी वजह यह थी कि पेरेंट्स, उनको अवेयरनेस नहीं थी। पेरेंट्स को नहीं पता था, उन्होंने शुरू से जो देखा, जिस तरह उनके फोर फादर्स, जितना उनके बाप दादा जिस तरह से चलता रहा। अच्छा, वैसे ये डिसीजन पेरेंट्स को ही लेना चाहिए या ये बच्चे को डिसाइड करने का मौका देना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसका माइंड किस तरफ है? बच्चे को देना चाहिए, ये बच्चे का डिसीजन होना चाहिए, और पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए। एज पेरेंट्स हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चे को गाइडलाइन दें, हम उससे वो बेसिक एजुकेशन दें जो कि एक बच्चे के लिए ज़रूरी है टू मेक हिज, उसके फ्यूचर के डिसीजंस बनाने के लिए। लेकिन हम उसके ऊपर अपना डिसीजन थोप नहीं सकते, या उसको सही उम्र क्या है बच्चे के लिए भी डिसाइड करने की कि वो अपना फ्यूचर में जिस प्रोफेशन को उसने अडॉप्ट करना है उसका फैसला कर लेना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को हम एटलीस्ट ये तो एजुकेट 16 to 18 years आई थिंक दिस इज़ द राइट डिसीजन फॉर द बच्चों के लिए, ये सोच को करने के लिए। लेकिन अब जिस तरह बच्चे, मेरी अपनी बेटी है, वो मुझे कह रही थी कि मामा क्या मैं एक 16 ईयर ओल्ड डिसाइड कर सकती हूँ कि एक मेरे लिए फ्यूचर में आगे उम्र भर के लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है। उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि बच्चे को इस तरह की आप तरबियत दें, उस तरह के नो हाउ, अब इंटरनेट है, नॉलेज है, बच्चों के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो कि पहले नहीं थे। अब बच्चों को अवेयरनेस है कि हम दो फील्ड्स नहीं हैं, इंजीनियरिंग में ही बहुत सारी फील्ड्स हैं, AI बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं,
स्किल्स मैटर करती हैं कि बच्चे किस तरह से उनको कुदसिया साहिबा, आपने कहा कि 16 टू 17 ईयर्स में बच्चे को ये आपको राइट देना चाहिए कि वो खुद अपनी डिसीजन मेकिंग करे। बट अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फिर बात करते हैं, डिफरेंट ममालिक के अंदर बच्चे को डे फर्स्ट से जब वो स्कूल गोइंग होता है तो तब से उसकी इंटरेस्ट चेक करना शुरू कर दी जाते हैं। पहले माँ और बाप करते हैं, उसके बाद स्कूल जो है उनको एक खुला ग्राउंड देता है कि आप उसमें अपने इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, बच्चे को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। दैन उसके बाद उसके जो इंटरेस्ट हैं उसी फील्ड में उसको लाया जाता है ताकि बच्चा खुल के अपने आप को यूटिलाइज भी कर सके, उसकी सलाहियतों का सही से फ़ायदा उठाया जा सके। 16-17 ईयर्स तक तो हम अपने 16-17 साल वेस्ट कर चुके होते हैं, हम मेडिकल शायद FSC कर चुके होते हैं, इंजीनियरिंग की उस फील्ड में जा चुके होते हैं, फिर तब हमें डिसीजन करना तो हम तब तक तो हम शायद बहुत लेट हो चुके होते हैं। ये पॉइंट से मैं आपके एग्री करती हूँ। ये हमारे सिस्टम में, हमारे मुल्क में ये एक चीज़ लैकिंग है। ये एक चीज़ है जिसमें मैं आपसे एग्री करती हूँ कि अगर हम ये चीज़ शुरू से इंट्रोड्यूस करवाएं और बच्चों को डिफरेंट चीज़ों के साथ पहले से शुरू से उनकी तरबियत इस तरह से करें, स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, आई थिंक कि वाकई आपकी इस बात से ये चीज़ में हम लैक कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स एज पेरेंट्स बच्चों को 16, 17, 18 तक हम अपनी मर्ज़ी करते हैं बच्चों के ऊपर, और उसके बाद प्रॉबेबली बच्चे अगर चाहें भी कि वो दूसरी फील्ड्स में, जिस तरह साइंसेस हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि आपने साइंसेस ही रखनी है, जबकि अब साइंसेस का ट्रेंड इतना नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, बहुत ज़्यादा उनका आजकल ट्रेंडिंग है, और मार्केट में स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस हवाले से ज़्यादा हैं। अच्छा, कुदसिया साहिबा, आपने बात की कि ह्यूमैनिटी हमारे अंदर बहुत कम है, तो मुझे लगता है हमारे डॉक्टर्स, जो आपने कहा कि हमारे डॉक्टर्स को बाहर हाथों हाथ लिया जाता है और उनको बड़ी एक्सेप्टेंस मिलती है बड़े अच्छे से, लेकिन यही डॉक्टर्स जब बाहर जाते हैं तो इंसानी इक़दार का भी ख्याल करते हैं और इंसानी जान का भी बड़ा ख्याल करते हैं। लेकिन जैसे ये डॉक्टर्स पाकिस्तान में अपनी जॉब कर रहे होते हैं या क्लिनिक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ना तो इंसानी जान की कदर कीमत होती है और ना ही ह्यूमैनिटी हमें कहीं पर नज़र आती है। वो इंसानियत, वो कदर कीमत हमें मखदूम होती नज़र आती है। उसकी क्या रीज़न समझते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जो सिजेरियन रेशो है प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा है। अगर आप कंपैरेटिवली दूसरे दीगर ममालिक के साथ अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा रेशो यहाँ पर आपको मिलती है। क्यों? उस वक्त क्या डॉक्टर्स को यहाँ पर आते वक्त क्या इंसानों को देखकर उनके रवैये बदल जाते हैं कि पाकिस्तानी है, इनको कुछ समझ नहीं है, सेंस नहीं है, तो इसलिए इनके साथ जो मर्जी चीरफाड़ की जा सकती है? और यही डॉक्टर्स जब जाकर बाहर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को ममनू समझा जाता है। जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक चीज़ है एम्पैथी, जिसको हम कहते हैं। एम्पैथी इज़ के आप वो फील करें जो आप दूसरे के शूज़ में डल के फील करते हैं, आप उसको अपनी जगह से रखें। डॉक्टर्स को मैं जब डॉक्टर बनी थी तो मेरे लिए इंसानी हमदर्दी, खिदमत का जज्बा एंड टू हेल्प, गरीबों की खिदमत, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को हम लोग मद्देनज़र रखते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, आपने देखा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कितने ज़्यादा हमारे मुल्क में कितने ज़्यादा खुल गए, और उसमें फिर फीसिस का लेवल कितना ज़्यादा है। सो हमने ख़ुद बच्चों को एक रास्ता दिखाया है कि इसको आप बिज़नेस की तरह लें, या इसको आप वो इक़दार और वो जो सोच थी वो पीछे रह गई है और दूसरी सोच सामने आ गई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डॉक्टर्स की अगर आप पेज देखें एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस बहुत कम है। एक मेडिकल ग्रेजुएट जब करके निकलता है तो उसको आप कितनी 60 to 70,000 पे, लेकिन चीट फाड़ वो डॉक्टर्स नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं जो कि हाई लेवल हाईली पेड डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए डॉक्टर। सोच में चेंज एंड एम्पैथी का जो लेवल है वो कम हो रहा है, बतदरीज इस चीज़ में कमी आ रही है, जो कि अलार्मिंग चीज़ है, जो कि हमें बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, या हमें शुरू से इनको ये बात कह के और उनके दोबारा से एक चीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जो हमने एक चीज़ को बिल्कुल एक कमर्शियल बना दिया टोटली, उसको हमें रिवर्स करके बताना चाहिए कि डॉक्टरी या मेडिसिन या तिब का असल मफहूम क्या था और हमने किस वजह से ये चीज़ को एक प्रोफेशन को। बिल्कुल सही है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक की है कि हमें उस मकसद को पहचानना चाहिए जिसके लिए हम सर्व कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे को किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? एक तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को अपने प्रोफेशन चूज़ करने का मौका दें, लेकिन किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए प्रोफेशन चूज़ करते हुए? बच्चे को एक तो एप्टीट्यूड अपना, एक अपना रुझान, एक उसकी शौक़, एक उसका ट्रेंड। देन एक ज़माने में बहुत ज़्यादा देखा जाता था बच्चा बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब उसके अंदर अभी आपने देखा होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत कुछ देख रही हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी अदर स्किल्स हैं,
आप बच्चे खुद NGOs को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बच्चे इन सोशल वर्क्स में आगे आ रहे हैं, दे वांट टू डू अदर थिंग्स, डिबेट्स में इस तरह की चीज़ें, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, जो कि एक बहुत अच्छा पहलू है कि ना सिर्फ पढ़ाई 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 बल्कि आप अदर चीज़ों को भी अपनी पॉलिश करें, अपनी स्किल्स करें, एंड देन उसके बाद देखें कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका रुझान किस तरफ है, और फिर उसी लाइन में उसी को फॉलो करें जो आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए या आपकी फैमिली के लिए बेहतर है। ना सिर्फ ये कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। बिल्कुल। आप देखें आपको किधर कि अपने रुझानात को देखते हुए आप ये डिसाइड करें। अच्छा कुछ साहिबा, मैं यूनिवर्सिटी की बात इसलिए करी थी स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि अभी भी हम ग्रेड्स पर इन्हसार करते हैं, बच्चे की सलाहियत पर इन्हसार नहीं करते कि बच्चे ने क्या गेन किया, बच्चे ने इससे सीखा क्या। हम इस बात पर इन्हसार करते हैं कि बच्चे के ग्रेड्स कितने अच्छे आए हैं, वो रट्टाबाजी करे, वो कॉपी पेस्ट करे, वॉटएवर, लेकिन उसके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। पेरेंट्स का भी इन्हसार इसी पर है, यूनिवर्सिटीज़ का भी है, और फिर ग्रेड अच्छे नहीं बनेंगे, मेरिट नहीं बनेगा तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर अल्टीमेटली उनको प्राइवेट सेक्टर्स में जाना पड़ेगा, और फिर जब प्राइवेट सेक्टर्स में जाएंगे तो उतनी फीसिस जो है वो उनकी भरमार होगी। तो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को भी तो तब्दील करना है कि कहाँ पर फ्लॉज हैं उन पर भी तो काम करना है। अगर हम सिर्फ रट्टाबाजी के ऊपर, जो कि दुनिया ने छोड़ दिया लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे उसको, अगर हम उसी के ऊपर अभी तक अमल पै रहे हैं तो उसमें कुछ तो ख़राबी होगी कि हमारे बच्चे, उनके विजन को हम खुलने ही नहीं दे रहे, उनके दिमागों को उतना ब्रॉडर होने ही नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ हम उन्हें कह रहे हैं नंबर अच्छे आने चाहिए। जी, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम का, लेकिन अब मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रेस है। रट्टाबाजी, मार्क्स और ये ग्रेड्स, ये अभी तक हम लोगों के लिए दिलो दिमाग पे लोगों के छाए हुए हैं, एंड उसकी वजह से बड़ी बच्चों का जो पढ़ने का स्टाइल है, डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करना या फिर हमारे जो न्यूज़पेपर्स को पढ़ना या फिर डिफरेंट नेट्स पे जाके इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करना, वो कम हो रहा है। और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चेंज लानी पड़ेगी जिसकी वजह से ये ग्रेडिंग सिस्टम के अलावा भी हम जो है ना पढ़ाई और दूसरी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें और बच्चों को ज़्यादा उनकी लिए आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुदसिया उमैरा साहिबा मौजूद थी, माहिर तालीम, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं इनके साथ। और अगर आप अपने बच्चे की सलाहियतों को निखारना चाहते हैं तो पहले तो उसको मौका दें, उसको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपको बताए कि उसके इंटरेस्ट क्या है, फिर उसके बाद उसको पॉलिश करने में उसको हेल्प आउट कीजिए, उसके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों में आजकल इख्तलाफ भी यही है, बच्चे कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका फेवरेट सेगमेंट होगा सितारों का अहवाल, हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी का हमारा सेगमेंट आप सबका फेवरेट। हम सब सोचते हैं कि बुर्ज या तारीख पैदाइश के बारे में की जाने वाली जो पेशगोइयाँ हैं वो आपकी शख्सियत और मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहती हैं। बहुत से लोग इल्म नजूम को दिलचस्पी और रहनुमाई के लिए के ज़रिए देखते हैं, तो हम भी आज कोशिश करते हैं, क्योंकि हर हफ्ते की जो पहला दिन होता है मंडे का, उसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके सितारों का अहवाल बता सकें। तो उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? एक एक करके फिर हो जाए अहवाल हमारे सितारों का। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, एरीज से शुरू करते हैं। और एरीज के लिए जो कार्ड आया है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये हफ्ता काफ़ी हैप्पीनेस वाला हफ्ता होगा, खुशियों भरा हफ्ता होगा। सेलिब्रेट करेंगे आप लोग, जैसे शादी को लेकर सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी तकरीब में आप जा सकते हैं, शादी के इम्कानात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल आपका हो सकता है एरीज वालों का, कोई बिजनेस कमिटमेंट या कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट हो सकती है, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ज़मीन जायदाद, कोई प्रॉपर्टी या कोई विरासत का कोई मसला है तो वो आपका हल हो सकता है। दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग, मिलना मिलाना भी हो सकता है। टॉरस की बात करते हैं, ये हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग हफ्ता हो सकता है टॉरस वालों के लिए, और किसी काम में थोड़े बहुत डिलेज हो सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रगल से, अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिश से काम वो आपका हो जाएगा। लेकिन मुश्किलात आएंगी, उसमें चैलेंजेस भी आएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल कोई मामला हो, चाहे शादी से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है। जेमिनाई की बात करते हैं, मैजिशियन का कार्ड है, तो जेमिनाई वालों के लिए मुझे लगता है कि मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। ये हफ्ता काफ़ी मसरूफ़ रहेगा, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं।
जॉब के साथ अपना घर भी देखेंगे, घर के साथ अपने और सोशल सर्कल भी देखेंगे, तो मल्टीपल चीज़ों को में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जॉब के साथ कोई बिजनेस भी शुरू करें या बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसके साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल उनकी टास्किंग नज़र आ रही है। कैंसेरियंस की बात करते हैं तो कैंसेरियंस इस हफ्ते कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, दोस्त के साथ, किसी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, या फिर कोई सोलो ट्रैवल भी उनका हो सकता है। उसके अलावा फैमिली टाइम मुझे ज़्यादा कैंसेरियंस का लग रहा है कि वो अपना घर में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर कोई इवेंट वगैरह किसी तकरीब में भी जा सकते हैं। कोई प्रपोजल भी लियो के बारे में क्या कहते हैं? लियो वाले जो हैं वो थोड़ा सा स्टक नजर आ रहे हैं कुछ चीज़ों में, थोड़ी एंजाइटी, डिप्रेशन का भी शिकार रहेंगे। कामों में थोड़े डिलेज हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम जो इनकम्प्लीट था काफी अरसे से वो कंप्लीट हो सकता है इस हफ्ते। कोई ऐसा पैसा जहाँ पे उनका स्टक हुआ था तो वो रिकवरी हो सकती है। सेहत के हवाले से भी रिकवरी है। फिर हम बात करते हैं वर्गो वालों की, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वर्गो वाले काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं, हैप्पीनेस नजर आ रहा है। उसके साथ साथ वर्गो वाले सेल्फ लव पे बिलीव करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को ग्रूम करना, अपने लिए शॉपिंग करना, अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिर लिब्रा की बात करते हैं, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। लिब्रंस जो हैं वो इस हफ्ते कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, बहुत कोई बड़ा फैसला अपने काम से, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपनी नौकरी से रिलेटेड, चाहे कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफर हो रहा है, कहीं प्रमोशन हो रहा है उनका, या जॉब स्विच कर सकते हैं। स्कॉर्पियो पे आ जाइए। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, ये भी हैप्पीनेस का कार्ड है। मिरेकल्स हो सकते हैं इस हफ्ते, कोई ऐसा काम जिसकी आप बहुत ज्यादा दुआ कर रहे थे तो वो भी पूरा हो सकता है। सेजिटेरियस वाले थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, अनसर्टन रह सकते हैं, उनके कामों में, उनके मामलात में अप एंड डाउन हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले मुझे लगता है कि हैप्पीनेस नजर आ रही है, अचीवमेंट नजर आ रही है, प्रमोशन भी हो सकती है। एक्वेरियस वालों के लिए पैसा ही पैसा है, कोई लॉटरी निकल सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, अपना मकान भी खरीद सकते हैं। एसएस वालों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनके पास भी इस हफ्ते काफी पैसा आएगा, कोई नौकरी मिल सकती है, जॉब में भी तरक्की नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अंसर शाह, आपने बहुत जल्दी में तमाम सितारों को मुकम्मल किया है और तमाम का आया है और बहुत अच्छा आप मैनेज करती हैं। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है तो हम भी आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी हमारी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।